दोस्तों आजकल राघव चड्ढा जी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके की स्पीचेस दी हैं जो इंटरनेट पर तहलका मचा चुकी है, वायरल हो रही हैं। लोग रील काट काट के डाल रहे हैं, देखो जी राघव चड्ढा जी ऐसा होना चाहिए हमारा नेता, ये नेक्स्ट पीएम बनने चाहिए। तो क्या वो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं इंडिया के या नहीं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपका जो भी मानना है कि राघव चड्ढा जी को पीएम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। बट देखो आयरनी देखो हमारे देश की, कितना विविड है हमारा देश कि एक तरफ विविड से विभा देवी जी याद आ गई मुझे कि एक तरफ हमारे पास विभा देवी जी हैं जो बिहार के अंदर खड़ी होती हैं और बिहार असेंबली के अंदर वो हिंदी भी नहीं पढ़ पा रही। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदक लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा हफीज करती हूँ हुई हूँ। मतलब देखो बुरा मत मानिएगा, बट पढ़ना नहीं आता तो अनपढ़ ही बोलेंगे। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो बहुत अच्छी लीडर होंगी, बट पढ़ना लिखना तो आना चाहिए, मतलब ये तो बेसिक है। बट हमारे जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं ना, वो कुछ इसी तरीके के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो बहुत अच्छे से पॉलिटिशियन बन जाते हैं और वो 5-5 साल काम करते हैं, बट नहीं, वो 5 साल ऐसा बोला जाता है कि के लिए काम करेंगे, बट वो करते नहीं हैं। और इसीलिए राघव चड्ढा जी ने अभी पार्लियामेंट के अंदर एक बात बोल दी कि भैया राइट टू रिकॉल होना चाहिए। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये वाली बात बोली कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, अभी रिसेंटली 11 फरवरी को उन्होंने बात बोली है, उसके बाद से पूरे इंटरनेट पे तहलका मच गया कि अगर जनता के पास राइट है अपने लीडर को चुनने का, तो अगर लीडर काम ना करे तो उसे हटाने का भी होना चाहिए। क्योंकि आज तो हमने चुन लिया, हो सकता गलती हो गई हमसे, बट अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो कहते हैं 5 साल छोड़िए, किसी भी और प्रोफेशन में क्या आप 5 साल काम करे बिना सर्वाइव कर सकते हैं? आप कहोगे यार मैं तो जॉब पर 5 दिन ना जाऊं तो भाई मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देखो 5 दिन के अंदर टर्मिनेट कर दिया जा सकता है कि 5 दिन काम नहीं किया। तो ये पॉलिटिशियन तो 5 साल के लिए आ जाते हैं, फिर देखा जाएगा। और आपको पता है ज़्यादातर पॉलिटिशियंस इंडिया के अंदर करप्शन के केसेस के अंदर, मिसकंडक्ट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जनता को भी पता लग जाता है कि पैसा मिल रहा है बट लग नहीं रहा, बट उस पॉलिटिशियन को हटा नहीं सकते। तो उन्होंने आइडिया दिया कि भाई हमारे पास राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि नेता अगर काम नहीं करेगा तो उसे हटाओ। क्या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता, बट आपने स्पीच सुन ली है। अब आज हम राघव चड्ढा जी के ऊपर डिटेल में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वायरल भी हो रहे हैं और लोगों के सवाल है कि क्या उन्हें पीएम बनना चाहिए और इससे देश की इकॉनमी पर, स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है। देखो बीजेपी है, ये आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की हालत तो अच्छी चल नहीं रही। आपको पता अरविंद केजरीवाल के बाद क्या हुआ उनका, बट ठीक है वो आम आदमी पार्टी से हैं। कैसे उनका करियर शुरू हुआ हम सारी बात करेंगे और डिटेल में, क्योंकि देखो आज हम राघव चड्ढा जी के ऊपर बात कर रहे हैं तो डिटेल में राघव चड्ढा जी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको किसी और पॉलिटिशियन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप नाम बता सकते हैं, हम उनके ऊपर वीडियो करके एक पूरी केस स्टडी लेकर आएंगे। आज की केस स्टडी हमारी राघव चड्ढा जी के ऊपर है। देखो उन्होंने जो पढ़ाई करी वो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से करी। उनका जन्म ही दिल्ली में हुआ था 11 नवंबर 1988 को, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। अच्छा, इसके साथ साथ वो चार्टेड अकाउंटेंट है और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई करी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा देश का फ्यूचर मतलब पॉलिटिशियन है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। मैं राघव चड्ढा जी की बात नहीं कर रहा, बट पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ये बेसिक डिमांड है। मैं विभा देवी जैसे पॉलिटिशियंस को देख के खुश नहीं होता जो हमारे देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पर इतना तो हमें बेसिक चाहिए। आफ्टरवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले डेलॉयट में काम किया, ग्रांट थॉर्नटन जैसी कंपनीज के लिए, ग्लोबल फर्म्स के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा 2011 के अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद। देखो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ वो वहाँ पर एक वॉलंटियर थे, बट अरविंद केजरीवाल ने उनकी काबिलियत देखी। 2012 के अंदर जो दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्ट हुआ उसके अंदर उनको जिम्मेदारी दी गई। फिर वो आम आदमी पार्टी के सबसे यंग नेशनल स्पोक्स पर्सन बने और फिर उसके बाद नेशनल ट्रेजरर भी बने। तो ये उनका कुछ सफ़र था पॉलिटिक्स के अंदर। अब ग्लोबल स्टेज पर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आवाज़ भी उठाई। तो साउथ कोरिया के अंदर मई 2025 के अंदर एक एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो एज अ
कीनोट स्पीकर गए थे, वहां पर बराक ओबामा, जेलेंस्की जैसे बड़े लीडर भी आ चुके हैं। तो इस समिट को डेवोस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। बट वहां पर उन्होंने बात करी थी पाथवेज टू ग्रेट प्रॉस्पेरिटी और स्टेज शेयर किया था ऋषि सुनक के साथ। इतना ही नहीं, मार्च 2025 के अंदर वो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के अंदर ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्ट हुए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी वो यंग ग्लोबल लीडर सिलेक्ट हुए। तो ये उनकी कुछ, आप कह सकते हो कि ग्लोबल लेवल पर उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल करी, इंडिया के लिए बेटर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी। बट वायरल तो हुए वो अपनी धमाकेदार स्पीचेस से। अभी बजट के ऊपर स्पीच सुनिए। सर, अक्सर देखा जाता है जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो रूलिंग कोalition के जो एमपीज हैं जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं वो सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी इस बजट से। और विपक्ष में जो बैठे हैं वो अक्सर निंदा करते हैं, कहते हैं किसान की कमर तोड़ दी, बहुत महंगाई हो गई, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। सर, द टाइटल ऑफ माई स्पीच इज द गुड, द बैड एंड द वे फॉरवर्ड। जबरदस्त उन्होंने स्पीच दी। खैर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, एंटी बीजेपी रहते हैं, बट यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर और अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि राघव चड्ढा जी क्यों फेमस हो रहे हैं और क्या वो पीएम बन सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा तो उनकी जो वायरल स्पीच गई है वो राइट टू रिकॉल गई है, बट यहीं पर नहीं, उन्होंने राइट टू रिकॉल के अंदर ना ये चीज़ बोली कि भाई ठीक है, अगर नेता को वापस आने के लिए बोला जाएगा तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई किसी भी नेता के पास 5 साल का तो टाइम होना चाहिए ना। वो अगर 5 साल भी नहीं दोगे तो क्या ही काम करेगा, एकदम से तो चेंजेस होते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई 18 महीने का एक कूलिंग पीरियड रखें और 35 से 40% वोटर्स फेवर में होने चाहिए उस नेता को हटाने के लिए, तभी वो नेता को हटाया जाएगा। मतलब 18 महीने तक नहीं हटाया जाएगा, बट 18 महीने के बाद अगर 35 से 40% वोटर बोल रहे हैं कि भाई नहीं हमें इस नेता को हटाना है तो हटाया जा सके। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। फिर उन्होंने जो स्पीच दी उसमें ये भी बोला कि भाई इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करने की जो एज है वो 21 साल हो जाए, अभी 25 साल है। सर, मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 18 साल के अंदर आप वोट कर सकते हो, 21 साल के अंदर आप अपना जीवन साथी चूज कर सकते हो, उसमें शादी कर सकते हो। तो जब आपके अंदर इतनी अकल आ जाती है तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। मेरा खुद का मानना है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 साल बहुत फ्रेजाइल एज होती है, इतनी दुनिया नहीं देखी होती। तो 25 ठीक है, बट इन्होंने ऐसा बोला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वायरल हो रहे हैं क्योंकि लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करी जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था, एंड दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर रेगुलेशन नहीं है, फिर टैक्सेस लग रहे हैं और जो लोग हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में जा रहे हैं। AML कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 4.8 लाख करोड़ ट्रेड इन दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैज मूव्ड ऑफशोर। भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं। आप लोग हो सकता है क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो। देखो आज इस वीडियो के अंदर आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। जो हमारी इस वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर है उसका नाम है शार्क एक्सचेंज, और शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप सबसे सस्ते में क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप सबसे सस्ते से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं ट्रेडिंग के वो आपको सबसे कम लगते हैं। आपको यहाँ पर मेकर की फीस लगती है 0.016% और टेकर पे लगती है 0.04%, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। और अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 150 गुना तक की लेवरेज मिल रही है। आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है,
आपको इथीरियम में ट्रेड करना है, किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड करना है, इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर में 24 घंटा ट्रेड करना, मार्केट बंद ही नहीं होती, 7 दिन बंद नहीं होती, सैटरडे संडे भी चलती है, तो भी आप यहां पर जाके ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करती है। मान लेते कोई ऐसा महीना है जिस महीने ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आपने ट्रेडिंग करी थी, बट फिर भी उस महीने आपका लॉस होता है। अब हो गया यार, जब प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, लॉस कैसे होता है? क्योंकि आपकी फीस लगती है। अगर आप 30-40 गलत ट्रेड ले लेते हो तो आपका ROI पूरी तरीके से हिल जाएगा। गलत ट्रेड लेने का मतलब है ना प्रॉफिट बना ना लॉस हुआ, बट ट्रेडिंग के चार्जेस बढ़ दिए। अगर आप शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो अपने ROI को इंप्रूव कर सकते हो, आप 4% तक इंप्रूव कर सकते हो। इनफैक्ट इनका 30 डेज चैलेंज चल रहा है, उस चैलेंज के अंदर आप एक तरीके से फ्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके जो भी चार्जेस लग रहे हैं शार्क एक्सचेंज के ऊपर, पहली तो फीस कम है, और जो भी चार्जेस लग रहे हैं ये क्या करेंगे, अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो महीने के एंड में तो आपको वो चार्जेस रिवर्स कर दिए जाते हैं। 30,000 रुपीज़ तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 3 दिन में पैसा आ जाएगा और फिर आप उसे विड्रॉ कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है क्योंकि आप प्रॉफिटेबल रहे। अब लास्ट मंथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग 37% लोग प्रॉफिटेबल थे और इस प्लेटफॉर्म ने, शार्क एक्सचेंज ने 83.5 लाख रुपीज़ लोगों को रिफंड किया है, वापस दिया है, जो लोगों ने विड्रॉ भी किया। अब इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इनहैंस होती है। अब ये पैसा क्यों दिया? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर 30 डेज चैलेंज है। शार्क एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप भी जाके शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। आपके पैसे कम लगेंगे, सेम आपको 150 गुना तक का लेवरेज मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर के अंदर आपको ट्रेड करना, आप यहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट क्रिप्टो के अंदर तो आप ट्रेड कर ही रहे हैं। अब क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको ट्रेडिंग फीस वापस चाहिए तो आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल होना है। अब इस वजह से क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल चेंज नहीं आता, बिहेवियरल चेंज आता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर होता है। 23% ट्रेडर्स ने बोला कि भाई उनका रिस्क जो मैनेजमेंट है वो पहले से इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना कि सिर्फ अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर ट्रेडिंग यू कैन ऑप्ट फॉर शार्क एक्सचेंज, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। अब इसके साथ साथ उन्होंने गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज के लिए भी आवाज उठाई। आप देखिए, इंटरनेट पर उन्होंने वीडियोस बनाई जहां पर उन्होंने स्विगी, जोमैटो, जेप्टो जैसे जो ऐप्स के गिग वर्कर्स हैं उनकी हालात के ऊपर बात करी। अब ये जो उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला भाई ये हमारी इकोनॉमी के इनविजिबल व्हील्स हैं, दिखते नहीं है बट हमारी इकोनॉमी यही गिग वर्कर्स चला रहे हैं। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। जो कि सच है, और इनकी हालत अच्छी नहीं है, बहुत प्रेशर में काम करते हैं, इनकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। बट फिर वो बोलते हैं कि भाई जो ये 10 मिनट्स डिलीवरी है ऐप से, इन्हें बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो डिलीवरी बॉयज हैं उनकी जान भी खतरे में है। खैर, ये उन्होंने बोला, बट इसका मेरे को एक साइड एंगल भी दिखता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये 10 मिनट डिलीवरी के अंदर कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। हाँ, ऑल्दो जो छोटे दुकानदार हैं उनको तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम भी पहले बचपन में जो गली मोहल्ले के बाहर दुकान होती थी वहाँ से आके सामान लेके आते थे। अब हमारी आदतें भी ख़राब हो गई हैं। ब्लिंकिट कर लो, जेप्टो कर लो, स्विगी से सामान मंगा लो, तो मंगाने के बाद जो आदमी गर्मी में, धूप में, बारिश में आपके घर आ रहा है, वो किस हालत में, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। एक गिलास पानी भी हम कभी ऑफर नहीं करते हैं, बस सामान लिया और जाओ। बट डेफिनेटली उनकी हालत अच्छी नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई। सो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, उन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर बात करी। और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। दोस्तों, दुबई की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है। यहाँ पर रखा जा रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को, जो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं उन्हें गोल्डन वीज़ा मिल रहा है। एक तरफ अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो, तो आप अगर अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी में, तो आपको गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हेडक्वार्टर सेटअप कर रखा है दुबई जैसी कंट्रीज़ ने, और इंडिया जैसी कंट्री कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या कर रही है हमें बोलने की ज़रूरत है नहीं। बट इन्होंने बात उठाई, आवाज़ उठाई कि जो हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 है, बहुत पुराना हो चुका है। इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना, एक ऐसे दौर में बना
जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। उसे अपडेट करने की जरूरत है। कंटेंट क्रिएटर्स का लाइवलीहुड है कंटेंट, और कंटेंट क्रिएशन कितना बड़ा हो सकता है आप मिस्टर बीस्ट को देख लीजिए। बट इंडिया के अंदर क्या कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट किया जाए? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। बट इसके ऊपर इन्होंने बात करी विच इज़ वेरी गुड। अब इन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई एयरपोर्ट पर जब आप जाते हो पानी की बोतल 200-300 रुपए की मिलती है, बाजार में 20 रुपए की है, वहां पर 200-300 रुपए की है। आप देखो 10-15 गुना ज्यादा महंगा। एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? आपके घर के आसपास मैकडोनल्ड होगा, डोमिनोज होगा, सबवे होगा, आप वहां पर जाके कुछ ऑर्डर करते हो, एक बार एयरपोर्ट पर आप देखिएगा और आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि क्या कुछ प्राइस का डिफरेंस है। एयरपोर्ट पर सब कुछ महंगा होता है। क्यों? पहले आप एक आम आदमी को देखो, बड़ी मेहनत से फ्लाइट की टिकट बुक करता है, और फिर बेसिक चीज़ें पानी, कुछ खाना, यार ये तो अफोर्डेबल होना चाहिए। तो उड़ान यात्री कैफे इनके जोर देने पे शायद शुरू हो गया, मंजूरी मिल गई है। अब जो सबसे ज़रूरी बात इन्होंने करी वो करी मिडिल क्लास के दर्द के ऊपर, दैट इज टैक्सेस। भाई इन्होंने साफ बोला कि सरकार हमसे इंग्लैंड के हिसाब से टैक्स लेती है और सोमालिया के तरह हमें सर्विसेज और फैसिलिटीज देती है, मतलब कुछ भी नहीं देती। Sir, we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. टैक्सेस आप इंग्लैंड की तरह ले रहे हो तो फैसिलिटीज भी इंग्लैंड की तरह दो ना। नहीं, हमारे देश में तो ऐसा नहीं होगा। इन्होंने ये भी बात करी कि जो इनकम टैक्स आपको लगता है प्रॉपर्टी सेल करने के बाद, पहले आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलते थे, वो भी मिलने बंद हो गए। तो मिडिल क्लास को उन्होंने बोला कि उनकी लाइफ एक सैंडविच जैसी हो गई है, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। उन्होंने बोला कि इस देश में सब गरीब हो रहे हैं क्योंकि आपको महंगाई तो बढ़ती जा रही है और आपकी इनकम बढ़ नहीं रही, रुपया आपका डिप्रिशिएट हो रहा है। इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट, भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। तो आप सोचिए कि आप कैसे इंडिया के अंदर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद राघव चड्ढा जी ने जो बात करी है वो करी है हेल्थ और फेक फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसमें बड़ा खुलासा किया। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। उन्होंने बोला भाई दूध के अंदर यूरिया मिल रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन मिल रहा है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर में कॉस्टिक सोडा मिल रहा है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, चिकन में स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड। आप देखिए इंडिया में वो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं जो यूरोप के अंदर बैंड है। जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स। क्या बिकने चाहिए? क्यों? हम क्यों लगाम नहीं लगा रहे? एफएसएसआई क्या कर रही है? सुनिए आप। FSSAI जो हमारा रेगुलेटर है उसे मजबूत करिए, एडुकेट मैन पावर दीजिए, एडुकेट लैब टेस्टिंग दीजिए। अब यहां पर उन्होंने बात करी वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की, कि अमीर और गरीब दोनों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलने चाहिए। अब पर्सनल लाइफ के ऊपर तो वो चर्चा में रहती है क्योंकि 2023 में उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी करी थी उदयपुर में। अब उससे वो और फेमस हो गए थे और फिर इन वायरल स्पीचेस ने उन्हें और फेमस बना दिया है। लोग उन पर नजर रखते हैं कि भाई कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 के अंदर उनका जो बेटा हुआ जिनका नाम उन्होंने नीर रखा, मे बी इन फ्यूचर राघव चड्ढा नहीं तो वो तो देश के पीएम बन ही सकते हैं। फाइनली आपको कुछ ये भी बता दूं जो चीज़ें शायद आपको ना पता हो, अक्टूबर 2023 में जो राघव चड्ढा जी हैं उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। आप MP Raghav Chadda and Sanjay Singh have faced suspension from Parliament over unruly behavior.
The duo have been suspended until the privilege panel investigates the cases against them and submits its report. क्योंकि उन्होंने एमपीज के लिए जो नेम सेलेक्ट होते हैं उस कमेटी के अंदर कुछ नेम दिए थे, तो नाम डालने का आरोप लगा था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए फाइट करने एंड फाइनली उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, तो तभी उनका सस्पेंशन ख़त्म हुआ। बट इस वीडियो में जैसे हम बात कर रहे थे, क्या वो अगले पीएम बन सकते हैं? देखो, एक तो 83% की उनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट के अंदर। कई सारे ऐसे मतलब हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो पार्लियामेंट में इतनी अच्छी अटेंडेंस तो नहीं रखते। फिर चर्चा में 325 क्वेश्चंस वो पूछ चुके हैं, तो इतने सवाल करते हैं, तो फेमस तो हैं ही। और जो सवाल कर रहे हैं वो यूथ के लिए कर रहे हैं, आम लोगों के लिए कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कर रहे हैं, तो वो फेमस भी होते जा रहे हैं। अब 25 साल से ऊपर एलिजिबल होना होता है पीएम बनने के लिए, और आपको एक इंडियन सिटीज़न होना होता है। अब ये दोनों तो वो पूरा कर रहे हैं, और जैसे मैंने बोला पढ़े लिखे भी हैं। बट देखो, पॉलिटिक्स इतनी भी आसान नहीं है कि वो इतनी आसानी से पीएम बन जाएंगे। आम आदमी पार्टी की हालत तो ठीक नहीं है, वो वायरल ज़रूर हो रहे हैं, बट नोबडी नोज द फ्यूचर। आपको क्या लगता है? बट मुझे लगता है कि देखो, पढ़े लिखे लोगों को पीएम बनना चाहिए इन फ्यूचर। इस तरीके के पीएम आने चाहिए जो देश को जब रिप्रेजेंट करना चाहे, तो हम भी बोले यार ये हमारा पीएम है। अभी भी मुझे जो पीएम है उनसे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस अच्छे होने चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या राघव चड्ढा को पीएम बनना चाहिए, येस और नो? सेकेंडली, जो उनका राइट टू रिकॉल वाला आइडिया है, क्या वो इंप्लीमेंट होना चाहिए? वट एवर यू फील लाइक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जो आपको लिंक दे रहा हूँ, इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको फीस लगेगी, और जो शार्क एक्सचेंज की तरफ से ऑफर्स और बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलेंगे। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक बार आप शार्क एक्सचेंज पे जब अकाउंट खोल रहे हैं, तो एक गूगल फॉर्म का मैं आपको लिंक अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अगर आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो आपको अधीरा AI सॉफ्टवेयर का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आपको एक अलग से एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को भी सब्सक्राइब करने का फ्री में मौका मिलेगा, और आप हमारा पर्सनल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर पाएंगे। ये सब आपके लिए फ्री है, और वेबिनार्स भी आपके रेगुलर होंगे। अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप शार्क एक्सचेंज पे हमारे लिंक के थ्रू जो नीचे मैं दे रहा हूँ उससे अकाउंट खुलवाते हैं और गूगल फॉर्म को फिलअप करते हैं। गूगल फॉर्म को फिलअप करना बहुत जरूरी है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो भाई, एंड यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।